हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कंटिन्यू करते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चौक कॉइल के बारे में समझाया था और उससे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव एंड आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट, 5 सर्किट के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं बच्चों। 5 सर्किट के बारे में अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट सर्किट आता है सीरीज एलसी सर्किट, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा देता हूँ मैं 6 वाला जो है, नंबरिंग आप चेक कर लेना एक बार जरा, यही है ना बच्चों। तो हेडिंग है नेक्स्ट सीरीज एलसी सर्किट। तो ये सारे सर्किट बन जाते हैं बच्चों बड़े आसानी से अगर आपको वो बेसिक पता हो। क्या? प्योर रजिस्टर में क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी रजिस्टर है मींस रेजिस्टेंस लगा है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है। और कैपेसिटर में करंट लीड करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो इंडक्टर में लैग करेगी, ठीक है। तो बना देता हूं बच्चों डायग्राम। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, कोई भी टी टाइम का डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास सपोज कैपेसिटर आ गया, ये मेरे पास इंडक्टर आ गया, यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज लगा लिया, ये सप्लाई वोल्टेज आ गया और सप्लाई वोल्टेज जो है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है बच्चों मेरे पास, ठीक है। और ये इंडक्टर कैपेसिटर C, इंडक्टर L, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा उसको नाम दे दिया VC, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज नाम आ रहा होगा उसको नाम दे दिया VL। तो इन दोनों का फेजर सम VC प्लस VL मिला के सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है ना। ये दोनों का जो सम होगा, मान लो 10 वोल्ट है 20 वोल्ट है, तो ये जो है कैसे सम होगा, ये फेजर सम करके देखते हैं बच्चों। फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे अगर मान लो प्लस है या माइनस है तो इधर इधर जाते जाते यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ LdIdt और वो सारी कहानी होगी। और ये ऐसा इस टाइप से लिख दिया मैंने। और अगर देखा जाए बच्चों तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा, सर्किट की करंट तो सेम होगी I, ठीक है। अब I तो ये आ गया, साथ में अब क्या होगा बच्चों VL, क्या क्या होगा करंट के साथ में, ये मान लेता हूं मैं सर्किट की करंट ही है, तो सर्किट की करंट तो दोनों में सेम होगी सीरीज सर्किट में। तो ये तो सर्किट की करंट I बना दी मैंने, ठीक है। ये सर्किट की करंट I आ गई। अब आपको पता है कैपेसिटर में करंट आगे होती है, कैपेसिटर में करंट आगे होती है, इसका मतलब VC यहाँ पीछे यहाँ कहीं होगा। और इंडक्टर में करंट आगे है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, तो ये VL मान लिया मैंने, VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। अब यहाँ देखने से मैंने क्या किया बच्चों, VL ग्रेटर देन VC वाला केस बना लिया, ठीक है। VL ग्रेटर देन VC, तो ये इन दोनों का मिला के अप्लाइड वोल्टेज जो आएगा ना मैग्नीट्यूड में जो अप्लाई वोल्टेज आएगा वो यहाँ कहीं ऐसा कुछ रहेगा। ये जो है ये आ गया V इक्वल टू VL माइनस VC, ये मैग्नीट्यूड में इतना आ गया, ये मैग्नीट्यूड में इतना आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मेरे पास ये सप्लाई वोल्टेज है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसका फेज इधर आ रहा है बच्चों, ठीक है। और ये वाला फेज ओमेगा टी है, तो ये वाला करंट का फेज कितना हो जाएगा, ये जो करंट है इसका फेज ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया बच्चों। ये कब हुआ, जब VL ग्रेटर देन VC। अगर VC बड़ा होता बच्चों तो ये नीचे आता और यहाँ प्लस आ जाता। मतलब अगर इस सर्किट को अगर देखा जाए ना VL ग्रेटर देन VC, तो इसका बिहेवियर किसके जैसा हो रहा है, जो ये VL ग्रेटर देन VC है ना, तो VL ग्रेटर देन VC होने पे क्या हो रहा है, VL ग्रेटर देन VC है यहाँ पे, अगर सही से लिखा जाए तो VL ग्रेटर देन VC होने के कारण इसका बिहेवियर मैं बोल सकता हूँ है सेम एज प्योर L, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता ना तो यहाँ पे क्या आ जाता, नेट वोल्टेज नीचे आता, ओमेगा टी उसका रेफरेंस होता, ये वोल्टेज का रेफरेंस है ओमेगा टी बच्चों, ठीक है ना। यहाँ मैंने ये ओमेगा इंटू टी इसका रेफरेंस ले लिया वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ से V मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो V क्या आ गया, VL माइनस VC, तो I इंटू जेड, I इंटू XL माइनस I इंटू XC, तो Z का वैल्यू कितना आ गया, XL माइनस XC। फेज डिफरेंस तो पता लगी गया 90 डिग्री है करंट और वोल्टेज के बीच का फेज। यहाँ पे नेट वोल्टेज आ गया ना, ये नेट वोल्टेज इस डायरेक्शन में, ठीक है 5। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, पावर फैक्टर cos 90 और पावर फैक्टर हो गया 0। अगर मैंने V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी लगाया है बच्चों, तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और ये जो IM है, ये IM को क्या लिखूंगा मैं, IM इक्वल टू VM बाई जेड, और जेड की जगह क्या आ गया, ये आ गया
L माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो बच्चों। सर्किट बड़ा आसान सा है, लिख लो जरा ये सीरीज एलसी सर्किट के बारे में लिख लीजिए। आप लोगों को मैंने बोला था खुद से बनाने के लिए, अगर आपने बनाया होगा तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों, और नहीं बनाया है तो कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये एलसी सर्किट आ गया बच्चों। नेक्स्ट आता है सीरीज आरएलसी। नेक्स्ट क्या आता है? सीरीज आरएलसी सर्किट बच्चों। क्लियर है? तो सीरीज आरएलसी सर्किट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट बना देता हूँ। किस टाइप का सर्किट बनेगा देखो बच्चों। तो पहले तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ये गया, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, ठीक है ना बच्चों। और अगर आप लोगों ने खुद से बना लिया हो ना तो एक बार ज़रूर अपना मैच करा लेना कि सही तो बनाया आप लोगों ने। गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट वाला एंड 7th वाला पॉइंट। ठीक है, तो 7th में क्या है बच्चों? सीरीज आरएलसी। तो सीरीज आरएलसी में क्या है देखो कहानी। तो सीरीज आरएलसी, ठीक है, पूरा लिख लेना आप, मैंने इसी में कर दिया। सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी में क्या है बच्चों? अगेन एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। टी टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों? ये रजिस्टर आ गया मान लो, ये कैपेसिटर आ गया, ये इंडक्टर आ गया। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ सप्लाई वोल्टेज लगा लिया, ये मैंने सप्लाई वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आर सी एल, और ये हो गया V = VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ देखो, इसके अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप VR आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VC आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VL आया। ठीक है, और किसी टाइम t पे क्या करूँ मैं? किसी टाइम t पे ये प्लस मान लिया माइनस, तो करंट इधर जा रही होगी, इधर इधर, यहाँ से घूम घूम के करंट यहाँ आ गई, ये करंट आई आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों? हो क्या रहा है देखो, ये वापस से मैं क्या करूँ? अगर यहाँ से देखूं बच्चों तो ये जो है ना VR, VC एंड VL, तो इन सभी का फेजर सम सेम एज वेक्टर एडिशन। फेजर सम तो क्या लिख सकता हूं मैं? फेजर सम तो लिखा जा सकता है क्या? VR प्लस VC प्लस VL। मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं तो ऐसे बार लगा देता हूँ, इस टाइप का बार। ये सब सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज भी बाहर लगा दिया। फेजर सम, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो अभी क्या आएगा, अभी आगे कैलकुलेट होकर आएगा। और ये बच्चों मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये करंट मान ली, ये करंट मान ली, और करंट को डिनोट कर दिया अपन ने I से। ठीक है, अब ये करंट के बाद वोल्टेज लिखता हूँ बच्चों। तो वोल्टेज ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो मैंने VR मान लिया बच्चों। ठीक है, VR किसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया? ये हो गया अपने पास VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये आ गया अपने पास VR। ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस, ये करंट है पीलू पीलू। तो आपको पता है रजिस्टर में तो जो करंट होता है, रजिस्टर के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट क्या होता है? सेम, मींस जीरो फेज होता है ना। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सेम फेज में होता है, वोल्टेज सॉरी करंट थ्रू रजिस्टर। और आपको बता रखा है मैंने कैपेसिटर में करंट आ गया। अगर कैपेसिटर में करंट आगे होगी बच्चों तो कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ से पीछे आने वाला है, तो मैंने ये VC मान लिया, कैपेसिटर का वोल्टेज VC आ गया बच्चों। ठीक है, और इंडक्टर का वोल्टेज VL मान लिया, और ये VL ये इस टाइप से आ गया। और मैंने यहाँ ऐसा मान लिया, ये वाले केस है बच्चों कि VC > VL। जैसे पिछले वाले में VL बड़ा माना था, कुछ भी मान लो। ठीक है, वैसे तो अपन न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा सारी कहानी। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां से जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, ये पहले तो ये इधर आ गया बच्चों, इधर कितना आ गया? ये VC में से ये VL का चला गया, तो ये वाला वोल्टेज कितना आ गया? VC - VL, तो ये आ गया।
अब साथ में इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट ये इस टाइप से आ गया क्या बच्चों, ठीक है। ये इन दोनों का अगर मैंने रिजल्टेंट ऐड किया किस किस का, वी आर का, वी आर और वी एल वी सी, और ये एंगल मान लेते हैं अपन फाई है, ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया बच्चों, फाई। अब ये जो वोल्टेज आ गया ये सप्लाई वोल्टेज आ गया, ये कौन सा वोल्टेज है अपने पास, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज का फेज कितना है बच्चों, ओमेगा टी। अब ये करंट का फेज कितना हो जाएगा बच्चे, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का अपना फेजर डायग्राम हो गया। तो मैं लिख भी देता हूँ फेजर डायग्राम। अच्छा, ये जो फेजर डायग्राम बनाया है मैंने बच्चों, इस फेजर डायग्राम में मैंने क्या कंसीडर कर लिया है कि जो वी सी है ना, वी सी ग्रेटर देन वी एल रहा होगा। इसका रिवर्स बनाओगे तो वो फेजर डायग्राम ऊपर आ जाएगा, ओमेगा टी इधर आएगा, यहाँ ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हर एक डायग्राम तो मैं बनाऊंगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ से देखने से मुझे मैग्नीट्यूड में क्या पता लग गया, जो फेजर डायग्राम जो मैग्नीट्यूड देखा जाए बच्चों, वी जो वी सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको अगर v को मैं लिख दूं i इंटू जेड, जैसे पिछले वाले में लिखा था, इसको लिख दिया i इंटू आर होल स्क्वायर, vc को क्या लिख दिया i इंटू एक्सी, i इंटू एक्सएल होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई i भाग जाएगा तो यहाँ बच गया जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड कितना आ गया बच्चों, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे आई एम निकालना है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, वी एम अपॉन जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और कहानी बड़ी आसान है। और अब आपको याद क्या रखना है बच्चों, ये जेड का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो सारे फॉर्मूले जितने अभी तक अपन ने पढ़े हैं सबके सब फॉर्मूले इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना अपन ने सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो बच्चों, अगर प्योर रेजिस्टिव होगा एक्सी एक्सएल गायब कर देना, आर आ जाएगा ओनली, ठीक है। अगर आर एल हुआ तो एक्सी गायब हो जाएगा, आर सी हुआ एक्सएल गायब हो जाएगा, एल सी हुआ आर गायब हो जाएगा। तो सारे सर्किट इस फॉर्मूले में आ जाएंगे बच्चों अभी तक अपन ने जो भी पढ़े, ठीक है। अब अगर मैं फाई निकालना चाहूँ, ये जो एंगल फाई होगा तो टेन फाई अगर निकालना चाहो आप तो टेन फाई क्या आ रहा है देखो बच्चों, यहाँ से वी सी माइनस टेन फाई, जो देखो टेन फाई का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, टेन फाई का वैल्यू क्या आ रहा है, वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर आ रहा है। ये तो वी सी माइनस वी एल और ये वी आर। तो वी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर। तो आई से आई गायब हो गया, तो टेन फाई यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों क्या, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप टेन फाई के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। टेन फाई के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, एक्सी वैसे तो आप सबको पता ही होगा, एक्सएल तो एक्सएल तो ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल भी लिख सकता है इसको, एंड साथ में एक्सी को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। क्लियर है। अब ये वी सी ग्रेटर देन वी एल किया ना बच्चों, तो इस सर्किट का बिहेवियर आ रहा है सेम एज सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है। और अगर VL ग्रेटर देन VC करता तो यहाँ RL के जैसा हो जाता। आप देख लो जरा उस सर्किट में भी ऐसा ही कुछ फेजर डायग्राम बना होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास 7th सर्किट बच्चों। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जरा। इसमें अपने पास 3 केस बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं। तीनों केस मैं आपको बना के बता देता हूँ अभी, पहले यहाँ तक की कहानी नोट करो। 3 केस इन द सेंस, एक में VC ग्रेटर देन VL, ये तो मैंने बता दिया। 2 और बता ही देता हूँ, कहाँ उनको बाकी छोड़ू वरना तुम लोगों को लगेगा सर ने तो ये अपना स्किप कर दिया पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल में आ सकता है वो। तो यहाँ तक की कहानी लिखो आप, सीरीज RLC सर्किट में डायग्राम बनाओ, फेजर सम लिखो, फेजर डायग्राम बनाओ, देन एक कैलकुलेशन कर लो। ये फॉर्मूला हरदम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा पता हो, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर इससे तीनों केस बताइए इसके, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। चलो यहाँ तक की कहानी लिख ली बच्चों, यहाँ तक की कहानी लिख डालो। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कहानी लिख ली होगी। तो देखो सीरीज RLC में क्या है, कहानी क्या है देखो। अब आपको क्या है ना, न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करने होंगे
मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ बच्चों, रटना नहीं है, ज्यादा रटोगे तो ज्यादा फंस जाओगे, ठीक है। समझ के काम करना है आपको, और हर न्यूमेरिकल आपको फेजर सम से अप्रोच करना है। फेजर सम से अप्रोच करोगे तो जल्दी हो जाएगा, आपका आसान लगेगा। तो देखो इसमें 3 पार्ट किस किस टाइप से हो सकते हैं बच्चों। ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, देखो पहला डायग्राम तो वही बनाता हूँ वापस रिपीट, XC ग्रेटर देन XL, ठीक है। तो करंट तो यहाँ आ गई थी बच्चों, ठीक है। VR भी इधर आ गया था, VR, और VL ऊपर चला जाता है और VC नीचे आता है। तो यहाँ कुछ बचेगा अपने पास क्या, ये इस टाइप से VC माइनस VL लिख दिया मैंने। इन दोनों को मिला के सप्लाई वोल्टेज आ गई V, और इसका फेज ओमेगा टी रखते हैं अपन, ये एंगल फाई है तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता है करंट का फेज, ठीक है। ये तो पहले वाला केस का डायग्राम बन गया, फेजर डायग्राम बना रहा हूँ बस, बाकी और कुछ कहानी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो यहाँ जेड क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, और टेन फाई क्या आ जाएगा, टेन फाई को क्या लिख सकता हूँ, XC माइनस XL अपॉन आर, और IM को क्या लिख सकते हो, VM बाई जेड, और जेड का इतना बड़ा सारा काम है। ये तो फर्स्ट वाला केस हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गया, केस फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही केस सेकंड में अगर बच्चों देखा जाए तो केस सेकंड में क्या मान सकता हूं मैं, केस सेकंड में अगर मान लिया जाए XC लेस देन XL, मतलब XL बड़ा है, इंडक्टर के कारण जो ये आ रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस, वो ज्यादा है। मान लो ये करंट मान लिया मैंने I, और ये ओमेगा टी का, सॉरी ओमेगा टी नहीं आएगा इसमें, ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी हुआ। अब यहाँ VR का फेज तो इधर ही हो जाएगा, VR, ठीक है। ये तो आ गया बच्चों करंट, और ये आ गया अपने पास VR, ये आ गया VL, ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे, ये आ गया कैपेसिटर VC, तो यहाँ आ गया क्या, VL माइनस VC। अब इन दोनों को रिजल्टेंट ऐड करूंगा मैं, रिजल्टेंट ऐड करूंगा तो ये नेट वोल्टेज आ गया, नेट वोल्टेज, ये एंगल फाई हो गया, ये एंगल फाई हो गया, नहीं ये ओमेगा टी है, तो ये जो करंट का फेज होगा ना, ये करंट का फेज, ये कितना हो गया बच्चों, ओमेगा टी माइनस फाई। अब अगर आप यहाँ जेड लिखोगे बच्चों तो यहाँ भी जेड ऐसा ही आएगा वैसे तो, आर स्क्वायर, बस यहाँ XL माइनस XC आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और टेन फाई में भी यहाँ उल्टा आ जाएगा, तो उससे अपने को कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, अपन तो केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, प्लस माइनस तो यहाँ देख लेंगे। और IM क्या आ जाएगा बच्चों, VM बाई जेड। तो ये सेकंड वाला केस का न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। और केस थर्ड जो होता है बच्चों, केस थर्ड बड़ा मजेदार है, दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो गए तो बच्चों क्या होगा, ये I हो गया, ये I, और मान लो इधर VR आ गया, और ऊपर VL आएगा, और नीचे VC आएगा। अब ये दोनों बराबर बराबर हैं बच्चों, मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर बराबर, तो नेट वोल्टेज भी इधर ही आएगा, तो VR जो है ना वो V के बराबर हो जाएगा, मींस जो Z है, अब ये दोनों बराबर बराबर है तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, R, और ये जो है मिनिमम इम्पीडेंस होगा, ये क्या होगा, मिनिमम इम्पीडेंस। अगर ये मिनिमम इम्पीडेंस है बच्चों, अगर इम्पीडेंस मिनिमम है, और टेन फाई तो जीरो हो गया ना, तो टेन फाई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हो गए तो जीरो। तो IM क्या आ गया यहाँ पे, VM बाई जेड, और जेड की जगह क्या आ गया, VM बाई आर, और ये मैक्सिमम करंट है। ये कौन सी करंट आ गई बच्चों, नीचे वाला मिनिमम है, इम्पीडेंस मिनिमम है, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, इसको बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन, क्लियर है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे भी। पावर फैक्टर 0 हो गया, सॉरी पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से तीनों केस के बारे में लिख लो, इसके बारे में और इन डेप्थ स्टडी भी अपन आगे करने वाले हैं केस थर्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो बच्चों जल्दी से। चलो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने आई थिंक लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें बेस्ट। अच्छा, जब अगर आपके पास बोर्ड में आता है कि सीरीज RLC सर्किट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको तीनों केस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक केस एक्सप्लेन करना जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। NCERT में भी पढ़ लेना, वैसा ही दिया है। NCERT में थोड़े फेजर डायग्राम जो है ना अलग टाइप से बनते हैं, बट आप जो मैंने बनाया वो डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। NCERT में क्या है ना, वो हॉरिजॉन्टल में रेफरेंस नहीं लेता, इसलिए वो डायग्राम थोड़े अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है। वो भी आप समझोगे ना ध्यान से तो समझ आ जाएगा सर।
आप तो जो मैंने डायग्राम बनाया है ना वो बना देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, देखो क्या है, और मैं न्यूमेरिकल लिखना शुरू करता हूँ। देखो पहला न्यूमेरिकल, ध्यान से समझना, आसान सा न्यूमेरिकल है बच्चों। यहाँ दे दिया मैंने एक इंडक्टर L, और देन उसके बाद रेजिस्टेंस दे दिया, देन उसके बाद कैपेसिटर दे दिया। ये सप्लाई वोल्टेज लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम, और C इक्वल टू 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरड, और ये L जो दिया है 2 अपॉन पाई हेनरी। ठीक है, डेटा सही से लिखना बच्चों। और ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। मीन्स इसका ये जो 200 वोल्ट है कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या मानूंगा मैं, RMS वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस 2 अपॉन पाई हेनरी, रेजिस्टेंस 100 ओम, कैपेसिटेंस 100 अपॉन पाई माइक्रोफेरड। अब आपको क्या क्या पता करना है बच्चों? फाइंड फर्स्ट द रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, रिएक्टेंस जो आता है ना बच्चों वो एक्स वाली टर्म, नेट एक्स क्या है इफेक्टिवली, ठीक है। दूसरा इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तीसरा दी करंट, ठीक है, करंट इन सर्किट, सर्किट की करंट क्या होगी। क्लियर है? तो सॉल्व करो जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कर डालो जल्दी से। वीडियो पॉज करो और 5 मिनट का टाइम लगेगा, आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो पॉज करो और जल्दी जल्दी से अपना आंसर निकाल डालो बच्चों। क्या आ रहा है आपका आंसर, चेक करते हैं फिर। सॉल्व किया, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 3 पार्ट है, बड़ा आसान से। जैसे अब सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये देखना है आपको कि एक्सएल कितना आएगा। एक्सएल जो है वो ओमेगा एल आने वाला है, और एक्सएल जो है ओमेगा की जगह 2 पाई एफ एल लिख दूँ तो एक्सएल 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 और हेनरा 2 अपॉन पाई, पाई ने पाई को मार दिया तो एक्सएल कितना आ गया 200 ओम यूनिट होगा इसका, ठीक है। एक्सी क्या लिख दूंगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एक्सी कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना 50 और ये 100 अपॉन पाई, माइक्रो मतलब -6, पाई ने पाई को मार दिया पावर 6, एक्सी आ गया कितना, एक्सी यहाँ से देखा जाए बच्चों तो ये एक्सी आ गया 100 ओम। अब नेट एक्स कितना आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी, नेट एक्स, नेट रिएक्टेंस है ना वो एक्स है, मतलब दोनों का इफेक्टिव। अब आपको पता है एक्सएल ऊपर होगा तो एक्सी नीचे होगा, दोनों अपोजिट होते हैं ना। तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो गया बच्चों 200 माइनस 100, तो ये आ गया कितना 100 हो। ये पहले वाले का आंसर आ गया अपने पास, ठीक है ना। ये हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्टेंस पूछा है, जैसे रिएक्टेंस अकेला ये होता तो एक्सएल हो जाता, अकेला ये होता एक्सी हो जाता। एक्सएल तो क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या है ओनली रिएक्टेंस, ठीक है, या रिएक्टेंस। नेक्स्ट इंपीडेंस बोले तो जेड पूछा है आपसे, जेड क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक्सी माइनस एक्सएल लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि बच्चों होल स्क्वायर हो जाता है। तो जेड कितना आ गया 100 स्क्वायर प्लस 200 माइनस 100 होल स्क्वायर रूट, तो जेड कितना आ गया 100 स्क्वायर प्लस ये भी 100 स्क्वायर रूट, तो 100 बाहर आ गया तो 1 + 1 √2 हो गया। तो एक आंसर ये आ गया नेक्स्ट वाला। एंड लास्ट आंसर तो अब सोल्व कर लो प्यारे बच्चों, लास्ट वाला आंसर देखो जरा क्या आएगा। थर्ड करंट। अब करंट के बारे में कुछ नहीं बोला जाए ना बच्चों, तो आरएमएस करंट अपन ने मान के चलना है,
और ये वोल्टेज के बारे में भी कुछ नहीं बोला जाए तो आरएमएस वोल्टेज वो दिया गया हो। तो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज कितना हो गया 200, 100√2, 00 मारी गई तो 2/√2, तो √2 एम्पियर अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चेक करो जरा जल्दी से, क्या आपका आंसर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या अलग है? अपना आंसर चेक कर लो बच्चों जल्दी से, क्या आप लोगों का आंसर ऐसा ही कुछ है या अलग है? ठीक है, करंट के बारे में मैं आपको कितनी बार बोल दिया बच्चों, कुछ नहीं बोला जाए इसका मतलब अपन क्या मान लेंगे, वो जो करंट होगी वो आरएमएस करंट के बारे में पूछना चाह रहा होगा। वोल्टेज कुछ नहीं बोला है मतलब आरएमएस वोल्टेज। ये अपना थर्ड वाला पार्ट सोल्व हो गया है, यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, प्रैक्टिस हो जाएगी आप। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। पहले आप वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो जल्दी से और ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख डालो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो क्या है। एक मिनट, आप लोगों ने लिख लिया होगा। कौन सा क्वेश्चन करें? चलो क्या है क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन में यही बना देता हूँ। एक तो ये हटा दिया, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों, और आपको आराम से आंसर करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यही डायग्राम में यूज करूंगा क्योंकि सीरीज आरएलसी का क्वेश्चन है। 200 वोल्ट कंसीडर कर लेना या 50 हर्ट्ज कंसीडर कर लो। ठीक है, अब ये एक सेल है ना बच्चों, ये जो एक सेल है आपके पास, ठीक है, ये जो आर है ये तो है मेरे पास 30 ओम। अब मैं यहाँ कैपेसिटर नहीं देखे डायरेक्ट एक्सी दे देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। एक्सी जो दिया है आपको, ये सपोज आपको दिया गया है 50 ओम, और ये जो एक्सएल है ये सपोज आपको दिया है 10 ओम। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज आ गई। तो पहला फाइंड, क्या क्या पता करना है आपको। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक तो साथ में मैंने यहाँ एमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, ठीक है, और मैंने एक वोल्ट मीटर तो यहाँ कनेक्ट किया, उस वोल्ट मीटर का नाम है V1। मीन्स जो V1 वोल्ट मीटर है ये क्या मेजर कर रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो वोल्ट मीटर है उसको नाम दिया मैंने V2, और ये जो V2 कनेक्शन दिया है, V2 मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। मतलब V2 जो रीड कर रहा होगा ना, V2 क्या रीड कर रहा होगा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड क्या ही कैपेसिटर। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड ऑल रीडिंग्स। ऑल रीडिंग्स बोले तो पहले एमीटर, वोल्टमीटर, ये 3 रीडिंग बतानी है। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुननी है, यहाँ से बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गलती होने के चांस है यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल एकदम अलर्ट होके बैठ जाना। और अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फ्री एंड है, ठीक है। सारी रीडिंग बतानी मुझे, सारी रीडिंग बोले तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा, वोल्टमीटर V1 एंड V2 का रीडिंग क्या होगा ये बताना। पहले तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सी रीडिंग मेजर करेंगे, तो मैं बता दूं आपको, आरएमएस रीडिंग मेजर करते हैं। ऐसी वोल्टमीटर है ये सब के सब, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसी हैं। ये जो वोल्टमीटर V1 एंड V2 ये सब कौन से वाले हैं, एसी वाले हैं। और डीसी होते हैं तो फिर कहानी अलग होती है। मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आगे वाले लेक्चर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। पर अभी आपको ये याद रख लेना है, मैंने पहले भी बताया कि एक क्वेश्चन लगाया जाए मीटर वाला, तो ये सब क्या रीड करते हैं बच्चों, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको घुमा के इधर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, उससे ऐसा मतलब ऐसे नहीं समझना चाहिए घुमा के क्यों लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पॉज करो और एटलीस्ट आपका एमीटर का आंसर तो आना ही चाहिए।
जो करंट मेजर कर रहा होगा मीटर वो क्या रीड कर रहा होगा। देन वोल्ट मीटर का भी ट्राई करो V1 एंड V2। बहुत सारे वोल्ट मीटर में लगा सकता हूँ बट मैंने अभी एक ही वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। तो चलो वीडियो पॉज करो, 10 मिनट का आपके पास टाइम है क्योंकि क्वेश्चन आपको लेंथी लग सकता है इसलिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सर्किट की करंट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्किट की करंट निकालने के लिए मुझे जेड निकालना पड़ेगा। जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये आर जेड आ जाएगा ऐसे। तो आर कितना आ गया बच्चों 30 स्क्वायर, एक्सएल कितना है 10 माइनस 50। अब देखो मैंने यहाँ 10 माइनस 50 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जेड कितना आ गया 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर हो गई, रूट करूंगा तो जेड कितना आ गया बच्चों 50 होगा। अब आरएमएस करंट क्या आ जाएगी सर्किट की, आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन जेड। तो आई सर्किट की जो आरएमएस करंट है वी आरएमएस वोल्टेज 200 200 अपॉन 50। तो जो आरएमएस करंट आ गई ना सर्किट की, ये आ गया अपने पास कितना 0 0 मारा गया 4 एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है। सर्किट की करंट क्या आ रही है बच्चों 4 एम्पियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पहला जो एमीटर का रीडिंग होगा ना, एमीटर का रीडिंग तो 4 एम्पियर आ गया अपने पास, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। अब मुझे चाहिए V1 V2 का रीडिंग। सबसे पहले तो मैं क्या करूं बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो सब निकाल लेते हैं। तो VR में क्या लिख दूंगा I इंटू आर। अच्छा ये सब जो है ना, सब वैल्यूज कौन सी है, ये सब आरएमएस वैल्यूज है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वोल्टेज आरएमएस रहा होगा, ठीक है। तो VR कितना है 4 इंटू 30, तो ये कितना आ गया बच्चों 120 वोल्ट। VC कितना आ जाएगा I इंटू XC, तो 4 इंटू XC कितना है वहां से 50, तो ये आ गया 200 वोल्ट, ठीक है। एंड VL कितना आ गया I इंटू XL, तो 4 इंटू 10 ये आ गया 40 वोल्ट। अब कोई बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर आएगा क्या कि सर आपने सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट लगाया और इस अकेले कैपेसिटर पे 200 वोल्ट आ रहा है, तो फिर उन दोनों पे रीडिंग क्यों आ रही है, समझाता हूं, कंफ्यूज करता हूं। देखो VR 120, VC 200, VL 400, क्या कंफ्यूजन है देखो दिमाग में कि सर सप्लाई वोल्टेज भी 200 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज कितना बच्चों 200 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 200 वोल्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये होगा डायरेक्ट सम नहीं है बच्चों, ये फेजर सम है, फेजर सम। फेजर बोले तो वेक्टर सम। क्या 120 डिग्री पे दो फोर्स लगते हैं, 100 न्यूटन 120 पे लगे तो रिजल्टेंट भी तो 100 आएगा ना, उसी टाइप से कहानी ये भी है, ठीक है। तो यहाँ बड़े ध्यान से समझना, आप फेजर डायग्राम से सोल्व कर पाओगे, बिना फेजर के आप सोच नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना। जब तक आपके दिमाग में फेजर नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर करना पॉसिबल नहीं है। मान लो ये करंट का फेजर मान लो, करंट का फेज मान लिया मैंने, ठीक है। तो VR इधर होगा कितना है बच्चों, VR 120 वोल्ट, तो थोड़ा ज्यादा बना लेता हूँ, ये 120 वोल्ट आ गया, ठीक है। VR ये VR आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटर में करंट आ गया, कैपेसिटर में करंट आ गया मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा ये यहाँ कुछ आएगा। ये VC कितना आ गया, ये जो VC है ये कितना आ गया बच्चे, VC 200 वोल्ट, ठीक है। VC 200 वोल्ट होने के बाद VL कितना आ गया बच्चों 40 वोल्ट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 200 माइनस 40 करोगे तो इधर आ गया नेट, 200 में से 40 करना तो ये VL माइनस VC कितना आ गया बच्चों 200 माइनस 40 160 वोल्ट, ठीक है। अब इन दोनों का सम करोगे ना तो ये तो रिजल्टेंट वोल्टेज आता है, ये तो कौन सा वोल्टेज आता है बच्चों, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देख लो जरा 120 स्क्वायर ये रिजल्टेंट वोल्टेज है V, ठीक है। इसका फेज ओमेगा टी वगैरह से तो मतलब नहीं है, बट ये जो 120 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर करो जरा 200 आ जाएगा। 120 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर तो क्या करूंगा मैं 40 तो बाहर आ गया बच्चों, 40 स्क्वायर तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, तो यहाँ 40 बाहर लेते हैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, तो 40 इंटू 5 कितना हो गया, ये भी 200 वोल्ट हो गया क्या। अभी अपने पास वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं आई है, ये तो मैं पूरा फेजर डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको क्या देखना है, बड़े ध्यान से देखोगे ना, ये जो V1 वोल्ट मीटर है बच्चों, V1 वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर कर रहा है, V1 वाला जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग मेजर कर रहा है किसके, इंडक्टर और रेजिस्टर के बीच में। तो इंडक्टर ये रहा VL, इंडक्टर VL है क्या बच्चों, VL इंडक्टर रहा और ये रेजिस्टर रहा। तो ये जो V रीडिंग आएगी आपकी, कौन सी रीडिंग बच्चों, V1,
तो V1 क्या होगा देखो, बड़े ध्यान से देखना है। V1 जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, VR² प्लस VL², इन दोनों के क्रॉस। अब मैंने फेजर डायग्राम इसलिए समझाया आपको, अभी जो इन दोनों का सम करूंगा ना बच्चों में, ये इन दोनों का सम, ये इन दोनों का जो सम आने वाला है, ये इन दोनों का सम, ये V1 रीडिंग होगी। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, VR कितना आया 120² प्लस 40², रूट लगा लेना। तो 120² में 40 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, 40² बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 40² तो 1² और यहाँ 3² 9 √10, ये √10 वोल्ट आ गए, ये रीडिंग आ गई। ठीक है, ऐसे जो सेकंड वाला वोल्ट मीटर है बच्चों, सेकंड वाले वोल्ट मीटर किस किस के अक्रॉस लगा, इन दोनों के अक्रॉस। इन दोनों के अक्रॉस क्या लिखोगे रिजल्टेंट, VR² प्लस VC²। ठीक है, अब VR कितना है 120² प्लस VC कितना है बच्चों, VC वहां से चेक करो 200²। ठीक है, तो इसमें से वापस 40 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3² और 5², इसमें 3 होगा और इसमें 5 बचेगा, तो 3² 9 और 5² 25। तो चेक करो जरा कितना आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा क्वेश्चन, पर 25 और 9 कितना हो गया, चेक कर लेना जो भी आ रहा है, √34 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 40√34। ठीक है, ये इस टाइप का आंसर होगा, वोल्ट है। तो ये इस टाइप से अपन ने बच्चों रीडिंग भी निकाल ली V1 V2। तो बड़े ध्यान से देखना है, जो रीडिंग आती है ना, एक चीज ध्यान रखना, आप लोग गलती करने वाले होंगे। क्या गलती करोगे मैं बता देता हूँ। आपको बोल दिया जाए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है, तो दोनों की मिला के अक्रॉस 200 नहीं होने वाला, 100√2 होगा। क्लियर है, दोनों के अक्रॉस क्या होने वाला है 100√2। ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन करें भी, एक और क्वेश्चन करना है, यहाँ तक की कहानी लिखो। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसी पैटर्न का, ताकि आपको आगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो आपको बस रीडिंग में, वोल्ट मीटर की रीडिंग में ही देखना है बच्चों कि जो दो एलिमेंट के अक्रॉस जब लगा होगा ना, तो क्या दोनों एलिमेंट के बीच में 90 का फेज रहेगा। एक तो वोल्टेज 90 का फेज है या नहीं है, ठीक है ना, ये आपको देख के आंसर कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिखना है आपको, अच्छे से समझ भी लेना है। ठीक है, और ये जो है ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब RMS वैल्यू रीड करते हैं, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो देखना जरा क्या है क्वेश्चन बच्चों। ये इंडक्टर आ गया, ये कैपेसिटर आ गया और ये रेजिस्टेंस आ गया। ध्यान से समझना है पूरा क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से। ये ऐसी सप्लाई लगा दी मैंने, ठीक है। अब 3 वोल्ट मीटर लगा रखे मैंने, एक वोल्ट मीटर V1, दूसरा वोल्ट मीटर V2, तीसरा वोल्ट मीटर V3। ये तो 3 वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला वोल्ट मीटर कैसे है देखना जरा ध्यान से। नेक्स्ट जो वोल्ट मीटर है ना बच्चों, वो यहाँ से है V4 यहाँ, और एक वोल्ट मीटर जो है कैसे कनेक्ट, नीचे ला दें इधर V5, ये ऐसा है। ठीक है, ये एसी सर्किट है, एसी आ गए, ये एसी सप्लाई आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दे रहे, ऑल ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, सबके सब क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कंसीडर कर लेना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है सबके सब। ठीक है, अब आपको रीडिंग दिया है, कुछ रीडिंग्स तो आपको दिया है, रीडिंग्स ऑफ V1, V2, V3। ये रीडिंग आपको दी गई है कितना कितना, V1 मतलब पहला वाला मान लो आपको 100 वोल्ट रीडिंग प्रोवाइड है, ये वाला 100 वोल्ट है, और ये वाला है आपका 300 वोल्ट, और ये वाला है आपका 400 वोल्ट। ठीक है, मीन्स V1 जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट है। अच्छा V1 V2 V3 नहीं लगा दे, कभी ऐसा भी बोल दिया जाएगा कि इंडक्टर के अक्रॉस 100 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस 300 है और रेजिस्टर के अक्रॉस 400 वोल्ट है। तो आपसे क्या बोल दिया जाए, फाइंड सप्लाई वोल्टेज। पहला तो है आसान क्वेश्चन, फाइंड सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कितना रहा होगा, ये जो सप्लाई आ रही है, पहला क्वेश्चन
दूसरा फाइंड रीडिंग ऑफ V4 एंड V5। आसान क्वेश्चन है एकदम हलवा। अगर आपको कहानी अभी तक समझ आ गई होगी ना, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, और नहीं समझ आई होगी, आपको लगे तो कंटा ला रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करो जरा, क्या होगा देखो। पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूं तो VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर रूट, ये इस टाइप का होता है। तो VR तो कितना आ गया बच्चों? VR मतलब ये थर्ड वाला वोल्टेज है ना, V3 400 स्क्वायर प्लस VC बोले तो ये 300 माइनस VL बोले तो 100, ये सप्लाई वोल्टेज आ गया मेरे पास। तो सप्लाई वोल्टेज कितना आ गया बच्चों? 400 स्क्वायर प्लस यहाँ 200 स्क्वायर आएगा, रूट 200 स्क्वायर बाहर ले लिया, 200 स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, √5। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा आंसर बड़े ध्यान से देखना है बच्चों। फोर्थ वाला जो वोल्ट मीटर है वो किसके अक्रॉस लगाएं? कैपेसिटर और रजिस्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ आएगा VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। तो V4 कितना आ गया बच्चों? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? V2 बोले तो 300 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, रजिस्टर के अक्रॉस V3 है, तो V4 का रीडिंग क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर रूट, ठीक है। V2 स्क्वायर 300 आ रहा है और V3 400 आ रहा है। सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया? 500 वोल्ट, ठीक है। एंड सेम पैटर्न पे V5 निकालते हैं, पर V5 देखना कुछ अलग होगा। सॉल्व करो जरा V5 सॉल्व करके देखो बच्चों क्या आने वाला है। V5 अगर आप सोल्व करोगे बच्चों, रूट नहीं आने वाला उसमें, क्योंकि आपको पता ही है तो जस्ट अपोजिट होते हैं ना, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसका रीडिंग आएगा क्या बच्चों? VL माइनस VC का मोड, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो VC बोले तो V1 माइनस V2 मोड। तो V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा? V5 का रीडिंग, तो 100 माइनस 300 मोड, तो ये रीडिंग आ गई 200 वोल्ट बच्चों, ठीक है। माइनस 200 नहीं आएगी, ठीक है, 200 लिख लेंगे, 200 वोल्ट। तो ये इस टाइप से ऐसी की कहानी है बच्चों सीरीज RLC सर्किट की। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आता है बच्चों रेजोनेंस सर्किट। तो क्या कहानी है रेजोनेंस सर्किट की, ये अब अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज RLC रेजोनेंस क्या है देखो, सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो हेडिंग लिख देता हूं, सीरीज RLC रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, सीरीज RLC रेजोनेंस, ठीक है। तो ए वाली सिचुएशन में क्या होता है बच्चों? मैंने केस थर्ड बताया था, क्या केस थर्ड बताया था ना। मतलब ये सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जो है ना बच्चों होगा क्या, ये वाले केस में इधर लिखता हूं XL इक्वल टू एट रेजोनेंस कंडीशन। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्किट बना ही लेते हैं यार बार बार। ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ये आ गया अपने पास क्या, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, RLC, ठीक है, RLC ये इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, इसके अक्रॉस VL और इसके अक्रॉस VC। किसी टाइम पे यहाँ प्लस या माइनस, तो करंट ऐसे भाग रही होगी, करंट आई आ गई। तो ऐसे डायग्राम में क्या होगा बच्चों, एट रेजोनेंस कंडीशन में पहले तो क्या बच्चों, 4 गिवन, जैसे यहाँ सप्लाई वोल्टेज लगा देना V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, ठीक है। अब गिवन क्या क्या टर्म है अपने को, 4 गिवन VM एंड R, 4 गिवन VM एंड R, ठीक है, एट रेजोनेंस कंडीशन, एट यहाँ पे VM और R तो गिवन है। अब होगा क्या बच्चों,
ये जो ओमेगा है ना ये वेरिएबल है, ओमेगा को अपन वेरी कराएंगे और अगर ओमेगा वेरी करेगा तो एक्सएल भी वेरी करेगा कि ओमेगा एल से या 2πfl, ठीक है। और एक्स सी क्या होता है बच्चों 1/ओमेगा-c या 1/2πfl, ये 1/2πf ये भी वेरी करेगा। अगर ओमेगा वेरिएबल है तो ये दोनों भी मजबूरन वेरिएबल हो गए, वेरिएबल, और ये भी हो गया अपने पास वेरिएबल। अब रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है देखो देता हूँ। एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब XL बराबर XC, ठीक है। अब रेजोनेंस XL को क्या लिखा मैंने ओमेगा RL इक्वल टू 1/ओमेगा-RC। R मतलब ये रेजोनेंस वाला कंडीशन है। ओमेगा को वेरी कराया मैंने, वेरी करा के मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दोनों को बराबर बराबर कर दिया। अगर मैं लो फ्रीक्वेंसीज पे जाऊंगा, मींस फ्रीक्वेंसी 0 के आजू बाजू होगी तो XC ज्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा जाऊंगा तो XL ज्यादा होगा। लो पे क्योंकि यार डिवाइड में आ रहा है ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आ गया और यहाँ से ओमेगा R स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 1/LC, तो यहाँ से ओमेगा R कितना आ गया 1/√LC। इसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों। अब मैं अगर मैं FR लिखूं तो साथ में अगर FR लिखूं तो 1/2π और लगा लेना, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है ना, तो इसको बोला जाता है बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये पैटर्न पता हो, ये पैटर्न पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी एक पैटर्न याद कर लो, ओमेगा वाला कर लो या R वाला याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक का डायग्राम बनाओ पहले। सीरीज RLC सर्किट में क्या होगा बच्चों, सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस का मतलब क्या, रेजोनेंस का मतलब XL इक्वल टू XC, और XL अगर XC के बराबर है तो ऑब्वियसली VL इक्वल टू VC भी होना ही है, ठीक है। और इसके बारे में एक कहानी लिखता हूँ मैं आगे, पहले यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, आप वीडियो पोस्ट करो और यहाँ तक की कहानी लिख लो, ठीक है। सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट में यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। अब ये जो रेजोनेंस कंडीशन होगी बच्चों, ऐसी सिचुएशन पे जो Z होता है ना, सीरीज RLC सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। इंपीडेंस क्या होगा मिनिमम, क्योंकि जो इंपीडेंस लिखते हैं, अब मैं यहाँ एक पॉइंट करके लिख रहा हूँ, इंपीडेंस जो होगा, इंपीडेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन पे जो है मिनिमम हो जाएगा, कितना होगा ये भी चेक, वैल्यू पता है कितना होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो Z का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों, Z का मिनिमम वैल्यू R आ जाएगा क्या, क्योंकि XC बराबर XL है ना, XL बराबर XC लिखते ही क्या होगा, ये वाला फैक्टर गायब हो जाएगा, R स्क्वायर का रूट लोगे तो R आ जाएगा, ठीक है। अब करंट, ये तो क्या आ गया बच्चों, इंपीडेंस मिनिमम आ गया, इंपीडेंस मिनिमम आ गया तो करंट क्या हो जाएगा, जो करंट होगा, करंट इन सीरीज RLC सर्किट, करंट इन सीरीज RLC सर्किट, ये जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ठीक है। सीरीज RLC सर्किट में करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अब करंट के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है तो कौन सी करंट मान लेंगे, RMS करंट। तो IRMS क्या लिख दूंगा बच्चों, IRMS जो होगा ये क्या होगा मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा VRMS अपॉन Z का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है R, क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा जाए, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है 1/√LC, ठीक है। तो मींस जो 1/√LC के बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाए अप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे सिचुएशन को अपन ने रेजोनेंस कंडीशन बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैं Z का ग्राफ खींचूं बच्चों, Z जो है देखो Z यहाँ पे मैं Z का ग्राफ खींच रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के साथ Z। अब लोअर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है बच्चों, लोअर फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेटिंग होगा, देखो Z का मिनिमम वैल्यू तो R होगा, ये तो अपने को समझ में आ गया, और वो कब होगा जब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो ये जो है Z क्या हो गया मिनिमम, और ये Z मिनिमम कितना हो गया अपने पास R, इससे कम तो हो नहीं सकता। अब होगा क्या बच्चों कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा,
लोअर फ्रीक्वेंसीज, लोअर फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ लेस देन एफ आर, इस पे क्या होने वाला है बच्चों, कौन डोमिनेटिंग होगा, एक्सी, क्योंकि एक्सी जो है डिवाइड में आता है क्या, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा। क्यों बच्चों, देखो एक्सी क्या होता है 1/ω/c या 1/2πfc, ठीक है, बट एक्सएल तो क्या होता है ओमेगा एल या 2πfl। अब लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम रखी जाए, फ्रीक्वेंसी कम रखी जाए तो ये वाली टर्म ज्यादा आएगी, मतलब ये जो ग्राफ है डोमिनेटिंग होगा एक्सी का, और ग्राफ अगर ये एक्सी का डोमिनेटिंग होगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अब हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी पे ये इंडक्टर वाला जो ग्राफ होगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी में एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल के जैसा ग्राफ होना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाए, एफ ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एल ग्रेटर देन एक्सी। तो ये वाला ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया है। जेड का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया अपने पास, आर, ये तो जेड वाला ग्राफ आ गया। ऐसे ही सेम ग्राफ बच्चों करंट वाला भी होता है। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी, फिर अपन करंट वाला ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। तो करंट वाला ग्राफ किस टाइप से होता है देखो जरा, वो भी समझ लेते हैं बच्चों। तो इसको मिटा दिया, नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके सारी कहानियां, ठीक है। अगर मैं करंट का ग्राफ प्लॉट करूं, आप चाहो तो पहला जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, पहला वाला पॉइंट के साथ ग्राफ बना लेना, फिर ये दूसरा पॉइंट लिखना और उसके साथ जो ग्राफ आ जाएगा अपना करंट वाला ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के साथ में करंट वाला ग्राफ, करंट वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ है, और यहाँ पे जब मैक्सिमम करंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम करंट होती है आई मैक्स, क्लियर। यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। अब और भी पॉइंट्स में लिख देता हूँ, जो पॉइंट्स रह गए हैं, तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट देख देता हूँ कौन कौन से पॉइंट रह गए हैं अपने पास रेजोनेंस कंडीशन में। हाँ, अब एक तो आता है बच्चों, ये लिख दिया इम्पीडेंस का ग्राफ बना दिया। अच्छा हाँ, इसमें अगर ग्राफ में मैं इंडिकेशन दूँ तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे कौन ज़्यादा था बच्चों, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, और हायर फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एक्सएल, और यहाँ इस पॉइंट पे दोनों बराबर एक्सी और एक्सएल बराबर। हायर फ्रीक्वेंसी पे कौन बड़ा हो गया, एक्सएल बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का ग्राफ है, ऐसे इधर भी बना सकता हूँ। और एक आता है बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक टर्म आएगी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखो, पहले आप यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी, पूरा ग्राफ बना लो, फिर मैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखता हूँ। तो ये इसको पूरा रब कर देता हूँ बच्चों में, और आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में और रेजोनेंस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा और दोगे। तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या है, ध्यान समझना। देखो अब आपको ये तो पता लग गया, जो पावर होगी, जो पावर होती है ना बच्चों, वो पावर जो है कौन सी कंडीशन पे मैक्सिमम होगी। अच्छा एक टर्म और समझाता हूँ यहाँ पे, पावर पहले तो आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से पहले पावर के बारे में समझता है, ठीक है। तो पावर मैंने क्या लिखा था देखो सर्किट में, देखो पावर क्या होती है, एक सेकंड, लेक्चर का टाइमिंग अपना, एक काम करते हैं, रेजोनेंस ये जितना भी अपन ने पढ़ लिया ना, ठीक है। रिमेनिंग रेजोनेंस के बारे में मैं अपन आपको अगले लेक्चर, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, बस ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बचा है, बाकी खत्म है। और आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, न्यूमेरिकल में तो आपको थोड़ी पता है ये रेजोनेंस, आपका तो केस थर्ड बन गया ना, बस जो केस 1 2 3 तीन केस पढ़े थे क्या, तीन केस पढ़ाए थे मैंने सीरीज आरएलसी में। तो उसी टाइप से जो तीसरा केस है रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब इंपीडेंस मिनिमम, सर्किट का करंट मैक्सिमम, और सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा और एक्सएल बराबर एक्सी और वीएल बराबर वीसी होगा। तो जो फेजर डायग्राम बनेगा उसमें जो करंट होगा ना,
करंट की डायरेक्शन में वी आर आएगा और वी एल और वी सी बराबर बराबर, मतलब सप्लाई वोल्टेज भी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मींस पावर फैक्टर एंगल कितना होगा 0 और पावर फैक्टर कितना हो जाता है 1, कब रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना, तो अभी तो अपन ने पूरा पढ़ लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगा, 2-4 पॉइंट्स और। पावर, वैसे पावर के बारे में बता चुका आपको, वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई होता है, पावर आपको पता है। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जब पावर आधी हो जाए, वो मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे मैंने अभी हेडिंग में लगाया था। ठीक है ना, अभी वाले लेक्चर का क्या अपने को टाइम हो गया थोड़ा, तो लेक्चर क्लोज करते हैं आज वाला। तो आप हो सके बच्चों तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, रेजोनेंस और अल्टरनेटिंग करंट वाला जरूर पढ़ना। फेजर डायग्राम थोड़ा एनसीईआरटी में अलग टाइप से बनाते हैं वो, क्योंकि वो रेफरेंस हॉरिजॉन्टल पे नहीं लेके हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कुछ टिल्ट लेते हैं, इसलिए हो सकता है वो फेजर डायग्राम आपको थोड़े अलग लगे। पर आप बोर्ड में ये वाले डायग्राम से भी न्यूमेरिकल तो कर सकते हो। ठीक है ना, थ्योरी में भी लिख दोगे तो चलेगा, बट अगर किसी को लगता है नहीं हमें एनसीईआरटी वाला ही लिखना है तो एनसीईआरटी वाला लिखो। ठीक है, तो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।